नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है मुझे मायका नहीं मेरा हिस्सा चाहिए। सोमवार का दिन था और सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन आज दोनों भाई दिनेश और नवीन छुट्टी पर थे। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे। उन दोनों को चाय पकड़ाने आई नवीन की पत्नी हिना उनकी बातें सुनकर रसोई में अपनी जेठानी नेहा के पास गई और उससे बोली, अरे सुना आपने भाभी, आज सुरेखा रानी आ रही है। दोनों भाइयों ने इसलिए अपने अपने कामों से छुट्टी ले रखी है। उसकी बातें सुनकर नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, फिर से? अरे पिछले महीने तो आके गई थी, अब क्या लेने आ रही है? राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना कि सुरेखा आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई ज़रूरी काम है उसे। हीना ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ऐसा क्या काम आ पड़ा जो इतनी जल्दी दोबारा आ रही है? ससुराल भेज दिया लेकिन फिर भी चैन नहीं है। अब उसकी आवभगत और करो। नेहा ने कहा तो हिना भी बोली, और क्या काम होगा भाभी, बाबूजी की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा चाहिए होगा, इसलिए आ रही होगी। पिछली बार तो इतने लोगों के सामने बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी उस समय ख़त्म ही तो हुए थे और रिश्तेदार सब यही थे, लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी, ज़रूर इसलिए आ रही है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती कर रही थी कि माँ रसोई में आ गई, जिन्हें देखकर दोनों चुप हो गई। कुछ चाहिए था माँ जी? नेहा ने पूछा। हाँ, मुझे पानी की बोतल दे दो, अंदर जग में पानी ख़त्म हो गया है। माँ ने पानी की बोतल ली और अपने कमरे में चली गई। माँ के जाते ही दोनों फिर से शुरू हो गई। क्या लगता है भाभी, माँ जी को इन सब के बारे में पता होगा कि सुरेखा क्यों आ रही है? अरे होगा क्यों नहीं, सब पता होगा, आखिर बेटी है उनकी। अपने खून को भी अच्छे से ही नहीं पहचानती होगी क्या? देख ले, चोरी छिपे अपनी बातें सुन रही थी। पानी का तो सिर्फ बहाना है। दोनों देवरानी जेठानी की पंचायती बदस्तूर जारी थी कि इतने में नेहा का बेटा रमन आकर के बोला, सुरेखा बुआ आई है। लो, आ गई, तैयार हो जाओ अब सेवा चाकरी के लिए। नेहा ने कहा, हाँ अब इन फ़कीरों की भी सेवा करनी पड़ेगी, आखिर रिश्ते में ननद जो ठहरी, एक तो सेवा भी करो, ऊपर से इन्हें हिस्सा भी चाहिए। हिना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, पर ध्यान रखना, एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना उन लोगों को, देखे तो सही क्या क्या मांगती है। नेहा ने कहा और दोनों देवरानी जेठानी बाहर आ गई। देखा तो सुरेखा अकेली ही आई थी, नंदोई पवन जी साथ नहीं थे। सुरेखा रामस्वरूप शर्मा और कमला जी की बेटी, दोनों भाइयों से छोटी पर सबकी लाडली थी, लेकिन तब तक ही जब तक कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भाई भाभीयों पर नहीं आई थी। जब तक रामस्वरूप जी ठीक थे, सब कुछ उनके हाथों में था। तब दोनों भाइयों की पूरी शिक्षा होने के बाद दोनों का विवाह भी काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए थे। बहुओं का स्वागत भी बड़े शानदार ढंग से किया गया था। घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। जब दोनों भाइयों की शादी हुई और घर में भाभियाँ आई, उस समय सुरेखा पढ़ ही रही थी। उस समय वो ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। लेकिन तभी एक दिन रामस्वरूप जी को लकवा मार गया और वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए। इस कारण से घर की पूरी बागडोर भाई भाभीयों के हाथ में आ गई। माँ काफ़ी दुखी हो चुकी थी और बाबूजी का पूरा ध्यान वो ही रखती थी, इसलिए वो भी इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ भी बोल सके। उसके बाद तो भाई भाभीयों ने सुरेखा की पढ़ाई भी रुकवा दी। सुरेखा की हालत नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। घर के खर्चे बढ़ गए हैं कहकर घर में काम करने वाले नौकर भी हटा दिए। सारे काम की जिम्मेदारी सुरेखा पर आ गई। दोनों भाभियाँ उसे दिन भर काम में लगाए रखती, ना खाना खाने को ढंग से देती, ना ही ढंग से कपड़े। माता पिता का दिल भी रोता, लेकिन दोनों ही मजबूर थे। अब जवान बहन के लिए तो लोग कहेंगे ही, इसलिए उसकी शादी करना भी उन लोगों की मजबूरी थी। नहीं तो मुफ्त की रोकना नौकरानी किसे बुरी लगती है। पैसों का रोना रोकर सामूहिक सम्मेलन में उसका विवाह करवा दिया गया। यहाँ तक कि लड़का भी अपनी बराबरी का देखने की तवज्जो न उठाई उन लोगों ने। सुरेखा से 10 साल बड़े लड़के से उसकी शादी कर दी।
ऐसा नहीं था कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिर चुकी थी। बड़ा भाई जहाँ पिताजी के जमे जमाए व्यापार को संभाल रहा था, वही छोटा भाई खुद एक एडवोकेट था। पैसा भी बहुत था, पर सिर्फ खुद के परिवारों के लिए, माता पिता और बहन के लिए नहीं। सुरेखा की शादी के बाद घर में वापस नौकर लगा दिए गए, लेकिन सुरेखा की किस्मत अच्छी थी। माना कि पवन गरीब, उम्र में बड़ा और कम पढ़ा लिखा ही सही, पर स्वभाव का बहुत अच्छा था। वो सुरेखा का पूरा सम्मान दिया करता था। उसके ससुराल में भी उसकी काफ़ी मान सम्मान था। गरीबी में ही सही, पवन ने उसका ग्रेजुएशन ओपन कॉलेज से करवा दिया। अब वो ट्यूशन पढ़ाकर पवन का साथ देती थी। अपनी बेटी को कम में ही सही, लेकिन संतुष्ट देखकर माता पिता को बड़ी खुशी होती। हालांकि जब भी वो मायके आती तो अपनी बेटी के साथ अपने बेटे बहू का व्यवहार देखकर उन्हें दुख भी होता, लेकिन सुरेखा कभी कुछ ना कहती। उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने परिवार में खुश थी। इतना तो राम स्वरूप जी भी जानते थे कि मेरे मरने के बाद तो बेटी का मायका ख़त्म है। जो अभी नहीं पूछते वो बाद में क्या पूछेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि उनके मरने से पहले ही बेटी को उसका हिस्सा मिल जाए, क्योंकि वे अपने बेटे बहुओं की नीयत बहुत अच्छे से जानते थे। पर ऐसा हो ना सका। इसलिए राम स्वरूप जी खुद अपनी बेटी को कहकर गए थे कि बिटिया, मेरे मरने के बाद अपना हिस्सा ज़रूर लेना, और जहाँ तक हो सके अपनी माँ को अपने पास ही रखना। इन लोगों के पास मत छोड़ना, वरना ये लोग इसे वक्त से पहले ही मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। देखो सुरेखा, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो फिर अपना मायका भूल जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो भैया आप? सुरेखा खड़ी होते हुए बोली। अरे सही तो कह रहे हैं, मायका चाहिए तो हिस्सा छोड़ दो। क्या अपने हिस्से के लिए मायका छोड़ दोगी? कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? उसमें क्या हमारा खर्चा नहीं होगा? अब की बार बड़ी भाभी ने कहा। माफ़ करना भाभी, लेकिन मुझे आपका भात नहीं चाहिए। अब सुरेखा ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीयों के सामने हो गई। यही तुम्हारे संस्कार है? छोटे भाई ने कहा। भैया, संस्कारों की बातें तो आप लोग मत ही कीजिए। पापा को लकवा हुआ था, उसके बाद इस घर में क्या क्या हुआ वो हम सब अच्छे से जानते हैं। आप एक एडवोकेट होकर ऐसी बातें कर रहे हो। आपको पता है ना, बेटी का भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। सुरेखा ने पलटकर छोटे भाई को जवाब दिया। हाँ होता है, कानूनन अधिकार होता है, लेकिन कहते कहते छोटा भाई भी रुक गया। लेकिन क्या? जो भी है साफ साफ कहिए। सुरेखा ने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो लोग जवाब देते, भाभी बीच में बोल पड़ी। अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हें हिस्सा देकर करे क्या? ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग। यहाँ माँ हमारे साथ रहती है, इनका खर्चा पानी अलग। तो क्या सारा खर्चा हम ही करेंगे? हिस्सा अपने नाम करना चाहती हो और जिम्मेदारी का क्या? बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो भरने की ज़रूरत नहीं है। बिना भात के भी मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी। वैसे भी अगर कभी सम्मान दिया होता तो शायद मैं ये सब छोड़ भी देती, पर नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट में आप लोगों के खिलाफ खड़ा क्यों ना होना पड़े। और रही बात माँ की, तो फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं अपने साथ ही ले जाऊँगी। हिस्सा बराबर का ले रही हूँ तो जिम्मेदारी भी बराबर की ही लूँगी। आज तक कुछ न बोलने वाली सुरेखा का इस तरह का रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि सुरेखा अब चुप रहने वाली नहीं। तभी बड़ी भाभी ने दूसरा पासा फेंका। माँ की तरफ देखते हुए वो बोली, माँ जी, आप ही समझाइए इसे। आप इसके ससुराल में रहती हुई अच्छी लगोगी क्या? अरे जो सेवा बहू कर सकती वो दामाद नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, सेवा? वो क्या होता है बहू? तुमने कब मेरी सेवा की? तुमसे ज़्यादा मान सम्मान तो मुझे पवन जी ने दिया है। तुम दोनों ने तो कभी प्यार से मीठे बोल तक नहीं बोले। हमेशा तुम्हारी तरफ से दुत्कार ही मिली है। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी दामाद के साथ रहने को तैयार हूँ।
माँ की बात के आगे भाभी कुछ कह ना पाई। तभी सुरेखा बोली, भाभी पवन जी ने साफ कहा है कि जो मेरा फैसला है वो उन्हें मंजूर है। अब चाहे मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ूं चाहे ले लूं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। पर माँ को उन्होंने साथ लाने को ही कहा है। अब आपका जो भी फैसला हो बता दीजिएगा, मैं माँ को लेकर जा रही हूँ। कहते हुए सुरेखा ने माँ का सामान पैक किया और वहाँ से माँ को लेकर रवाना हो गई। इतना तो भाई भी अच्छे से जानते थे कि अगर सुरेखा ने कानून का सहारा लिया तो इससे हिस्सा तो बराबर का ही मिलेगा। इसलिए कुछ दिनों बाद काफ़ी मन मुटाव के बाद सुरेखा को उसका हिस्सा दे दिया गया। पर उसके बाद सुरेखा के लिए मायका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।